ठीक है, यहां तो कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो आई और ए की वैल्यू कितनी हो जानी है? आई ए क्या होता है? एम। हाँ, तो एम बी साइन थीटा। तो अगर टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? एम क्रॉस बी, जहां थीटा आप देख सकते हैं क्या है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर। समझ में आई बात? फिर से समझ लो, ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। बात में ही आप लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप लोग को दिखेगा कि फोर्स एक ये लग रहा है F1, एक F2, एक F3 और एक F4। तो F1 और F2 जो है किसी तरह का कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन F1 और F2 दोनों का सेम है। तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कौन? F3 और F4। तो इसको थोड़ा सा फिर और हम 2 डायमेंशनली बनाने की कोशिश किए। तो ये है मेरा F3 और ये मेरा है F4। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x है। अच्छा, F3 और F4 की बात करें तो IBL होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? I। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B, और इसकी लेंथ बाई कितनी है? B। तो ये IBB हो गया। अब टॉर्क का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल, कपल के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये और ये दो कपल्स है तो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? IBB डॉट एक्स। बस में ही। अब देखो x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल रखी है? x की वैल्यू हमने निकाल रखी है L साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? L साइन थीटा। अब B और L क्या हो गया? A, और I और A क्या हो गया? M। बस में ही। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ होता है। समझ में आई बात सबको? हाँ। अब देखते हैं दो चैट किसके किसके हैं भाई। हाँ, रिकॉर्ड शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क आप लोग समझ गए? टॉर्क हाँ। कैसे काम करता है? अब इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है ये कुछ देर में देखेंगे हम लोग। इसको तो ईएमआई में पढ़ना, इसको रहने देते, इसको अभी नहीं पढ़ते, इसको ये ईएमआई में पढ़ते हैं। छोड़ते इलेक्ट्रिक जनरेटर, छोड़ दिए, इसे कोई इशू नहीं। तो टॉर्क समझ में आ गई बेटा? हाँ। आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लिख लीजिए। तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या है ये आप लोग को समझा देते, समझ लीजिए आप लोग। अगर कोई तार है, ठीक है, सीधा हो, लंबा हो, टेढ़ा हो, कोई लेना देना नहीं है, बस तार है ना? और उस तार में
करंट आई फ्लो कर रहा है। बात सुन रहे हैं आप लोग? तो ये तार अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये तार जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कुछ जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसी तरह का बनेगा, याद रखना बेटा, ठीक है। कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा जो कि कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स होंगे। ये तार की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स हैं। कुछ यूं। तो इसके कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम लोग चर्चा करें किसी एक पॉइंट की, मान लेते हैं पॉइंट ये ले लिया हमने, पॉइंट डी। ये पॉइंट हमने ले लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, लेट अस नेम इट एज पी। तो करंट अगर इसमें ऊपर जा रहा है तो इस सर्कुलर लूप का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। अब इस पी से अगर हम यहाँ पे एक रेडियस बनाते हैं, मान लेते हैं ये रेडियस हमने नाम दे दिया कितना, इसको नाम दे दिया आर। समझ में आई बात? तो कहता क्या है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बी डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई एनक्लोज्ड। ये एकदम गॉस की तरह है। गॉस को अगर इसको नजर में हम लोग कंपेयर करें तो अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज किसी सरफेस में एनक्लोज्ड है, याद करना, अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज किसी सरफेस में एनक्लोज्ड है तो इस पॉइंट का जो इसका फ्लक्स होता था वो क्या होता था, ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन, और ये क्या होता था, रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है उसका 1/ε0 टाइम्स होता था। तो यहां पे हम लोग एरिया लेते थे, तो यहां पे हमें एरिया नहीं लेना है, हमें एनक्लोज्ड लाइन लेना है। यहां पे हमें क्या लेना है, एनक्लोज्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एनक्लोज्ड लाइन और उस एनक्लोज्ड लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा किसके, जो उस रीजन में करंट एनक्लोज्ड है। दिस वेरी थिंग इज नोन एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू गॉस। और पूरे गॉस को और क्या कहते हैं, कूलम्ब्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो पहले ये फोटो बना लो, ये एक्सप्रेशन लिख लो, तो हम लिखवाते हैं इसको पूरा लैंग्वेज में। करो। हो गया? हाँ सर। अब लिखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, लिखो।
लाइन इंटेग्रल लिखो, लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड line integral of the magnetic field B line integral of the magnetic field B around any closed curve is equal to the mu naught times of the current enclosed within the closed line। समझ में आई बात कि नहीं आई? डाउट? डाउट किसी को बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज क्या है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझ गए? अब बाय द वे मान लो कि ये एक तार है और इस तार में करंट I1 फ्लो कर रहा है और इस तार में करंट I2 फ्लो कर रहा है। बात समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कुछ यहाँ पे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये हो जाएगा I1 माइनस I2। बात नहीं समझ? और ठीक वही अगर ऐसे देख लें, कुछ यूं कर लें और ये कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? यानी कि जो टोटल करंट एनक्लोज्ड है, तो इसमें टोटल करंट एनक्लोज्ड जो है दो करंट है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और यहाँ पे देखा जाए तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दिस विल बी गेट एडेड एंड दिस विल बी गेट सेपरेटेड। 3 4 5 8 10 चाहे जितने हो, हार्डली मैटर। इज इट क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं, इरेज करें, अगले पेज पे चले। अब नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? अब देखो, ये कोई वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और ये करंट आई लेके चल रहा है। इसके इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? तो इस जगह पे इसके मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जैसा कि तुमको बताया हमने, इसको पहले एक सर्कल में एनक्लोज करना होगा। ठीक है, एक सर्कल में इसे क्या करना होगा? एनक्लोज करना होगा। एक सर्कल में हमने इसे एनक्लोज कर दिया, कुछ नहीं। बात सुनिए, जैसे ही हमने इसे सर्कल में एनक्लोज करा,
If you और यहां से इसकी दूरी हमने मान ली कितनी, ये दूरी हमने कितनी मान ली, 8। ये दूरी हमने मान ली कितनी, 8। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा, लेकिन बी डॉट डीएल जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड होगा, तो आई एनक्लोज्ड तो आई ही हो गया। अब बी डॉट डीएल की जानकारी ले लेते हैं, बात सही। तो यहां पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल टू द फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस होती है, और ये हो गया रेडियस। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहे बेटा, सॉरी, और फील्ड वेक्टर भी और डीएल वेक्टर भी, डीएल वेक्टर भी दोनों टेंजेंशियल होंगे। फील्ड वेक्टर और डीएल वेक्टर बोथ विल बी टेंजेंशियल। तो याद रखना बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस। तो दोनों में एंगल कितना बना बेटा, यहां पे बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बना, 0 बना, बस में ही। तो बी डॉट डीएल डॉट कॉस 0 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी और इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा रे बेटा, यार आ गया कि नहीं आ गया, भैया। आए, हाँ यही आया था ना। हाँ तो तुमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के मेरे पास दो तरीके थे, एक गॉस थ्योरम था और एक कूलम्ब्स लॉ था। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड निकालने के भी मेरे पास दो तरीके हैं। गॉस थ्योरम के लिए एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और या फिर कूलम्ब्स लॉ के पैरेलल चलता है बायोट सबर्ट लॉ। ठीक है, इनको हम फाइनली कंपेयर करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों चैप्टर्स को एक साथ, समझ में आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है, कोई डाउट? अब अगला एक्सप्रेशन लिखो, मेरे को लिखना है, जल्दी करो। चाय नहीं पिया गया है आज। हो गया। अब हेडिंग दो, बी बी इनसाइड एंड आउटसाइड मोहिते साहब चाय पिला दीजिए जरा, चाय पिला दीजिए आज। हाँ मोहिते साहब चाय पिला दीजिए। हाँ, तो देखिए बी इनसाइड एंड
outside of a wire, बल्कि स्ट्रेट वायर कर देते हैं, स्ट्रेट वायर of infinite length carrying current I. Be inside and outside of a straight wire of infinite length carrying current I in its uniform cross section of radius capital R. लिख लीजिए। अगले पेज पे चलें, तो फिगर इसी पे बना देते हैं, एटलीस्ट फिगर तो बनाया ही जा सकता है। हो गया, ये मेरा सिलेंडर बन गया। और ये सिलेंडर की एक्सल लाइन हो गई। हाँ, कुछ यूं, ठीक है। गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये उसकी ये उसकी रेडियस आर है बेटा, ये ठीक है। और इसको थोड़ा सा, तो हमको यहाँ पे इनसाइड द वायर और एक यहाँ पे आउटसाइड द वायर, दो जगह हमें फील्ड निकालनी है। यानी कि ये हो गया एक बी, ये हो गया एक और बी, ये हो गया बी आउटसाइड, ये हो गया बी इनसाइड, यही दो चीज निकालनी है। तो ठीक उसी तरह जहां भी फील्ड निकालना हो वहां पे एक आपने सर्कुलर लूप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जहां भी आपने बी निकालना है वहां पे एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर देना और कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे। एक ऐसे, ठीक है।
अब सब सही हो गया। आपने दो जगह बी निकालनी है, एक बी यहां पे निकालनी है बी इनसाइड, और एक जगह यहां पे बी निकालनी है बी आउटसाइड। ये कर लीजिए आप लोग। फिगर प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए। अगर हम इसको शेड करना चाहें तो शेड कैसे कर सकते हैं? रंग भर के देखते हैं। जो हमने शेडिंग कर दिया रंग भर के, इसका तो बढ़िया रंग तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन समझ जाओगे तुम लोग, ये शेडिंग हो गया है, ताकि ये तुमको ना समझ में कि ये तार खोखला है, तार पूरा का पूरा सॉलिड है। रंग से इसकी पुताई कर दी हमने। बेटा तुम लोग गंदगी पीछे से ना फैलाओ प्लीज, जो भी ड्राइंग करे हो इसको इरेज करो, क्योंकि तुम लोग हंसी मजाक करोगे, कईयों को डिस्टरबेंस होगी। गलत बात है, हम बार बार कह रहे हैं। हो गया? तो एक हमें यहां पे निकालना है और एक हमें यहां पे निकालना है। दिख रहा है फिगर? ये हमने शेडिंग कर दी। क्या बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन में अगर हम बात करें, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में ये थोड़ा सा हमने ज्यादा ड्राइंग कर दिया, मतलब बाहर शेड चला गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस इतने ही रीजन में करंट कितना फ्लो कर रहा है रे बेटा? ये पूरा करंट कितना फ्लो कर रहा है? यहां से लेके ये पूरा तार है, ये दिस इज योर तार। तो इस तार में इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है बता सकते हैं आप लोग? इसमें पूरा करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द आई। पूरे एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में, जैसा कि हमने उसके लैंग्वेज में लिखाया है। समझ में आ रही बात? तो करंट आई जो है, तो करंट डेंसिटी की अगर बात करें जे, तो वो कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए, दैट इज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। बस में ही कोई डाउट? अब हमको इस रीजन पे बी इंटरनल निकालना है। तो जब बी इंटरनल निकालेंगे तो इसकी रेडियस हमने रेडियस मान ली, लेट अस नेम इट एज स्मॉल आर। तो क्या बनेगा? बी इंटरनल डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो ध्यान से देखिए, इस हिस्से का आई एनक्लोज्ड बस ये है, क्योंकि जो हमने एनक्लोज्ड रीजन लिया है उस एनक्लोज्ड रीजन में यही करंट फ्लो कर रहा है, नेम इट एज आई डैश। ठीक है? तो आई डैश कैसे निकालेंगे? तो इसका करंट डेंसिटी और इसका करंट डेंसिटी दोनों सेम होगा, क्योंकि हमने पीछे लिखवाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर सेम है। तो आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये और ये कट गया, तो आई डैश की वैल्यू हमने कितनी पाली? आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पाली की नहीं बेटा?
तो इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसका आई एनक्लोज कितना हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बी इंटरनल, इसका भी ध्यान दो, बी वेक्टर इधर और डीएल वेक्टर इधर, दोनों में एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जानी है बेटा, 2 पाई आर, ये रेडियस आर, ये और ये कैंसिल। तो बी इंटरनल की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई डॉट आर। और यहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट थ्रू द वायर इज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एंड रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमने क्या पाया, बी इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां पर याद रखना आर इज लेस देन ये। तो डाउट नोट कर लो इसे। समझ में आई बात सबको बेटा? हेलो हेलो, हाँ समझ में आई बात बेटा पाठक? हाँ सर। पायल, हाँ सर। सबको समझ में आया? जल्दी करो। अब हमको यहां पे निकालना है बी आउटर। तो यहां पे हम निकाल देते हैं बी आउटर की वैल्यू, इतने में मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान दो, तो यहां भी यही करेंगे, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई एनक्लोज्ड का इंटीग्रेशन। तो यहां भी बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों कोइंसाइड कर गए, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, बी डॉट 2 पाई आर। इस रेडियस को भी हमने अज्यूम कर लिया, कितना, स्मॉल आर ही अज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे आर कुछ और हो गया। और म्यू डॉट आई एनक्लोज, तो पूरा का पूरा आई हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इस रीजन में तो ये पूरी करंट जा रही है ना भाई। तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां पे याद रखना ये जो आर है ये ग्रेटर देन स्मॉल आर है, यानी आउटसाइड के लिए है। तो ध्यान दो कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। नोट कर लो। नोट कर लिया? हाँ। आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोई कहेगा ग्राफ प्लॉट करो। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाएगा भाई? तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस गलत बन गया, कुछ नहीं कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। इसको लेके नीचे आ जाओ सीधा। हाँ,
तो अंदर क्या था बेटा, बी अंदर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ना। तो ये हो गया मेरे अंदर की लाइन। और बाहर क्या था, अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो सही ही है। बहुत बढ़िया नहीं बन पाया लेकिन फिर भी कोशिश है। आप लोग किताब में देखोगे तो बढ़िया ग्राफ मिल जाएगा यार। ड्राइंग करना बड़ा मुश्किल है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आते से बस। कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा, ठीक है। और यह है आपकी बी एक्सिस, यह है आपकी आर एक्सिस, और यह है कैपिटल आर। यहाँ पे आर जो है लेस देन आर है, यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर देन आर है। और ये जो जगह है ये आपकी सरफेस है, सरफेस ऑफ वायर, ठीक है। और इस रीजन में आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इस रीजन में जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी बी 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 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। इस रीजन में बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और इस रीजन में बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। बात समझ आ रही बेटा, कोई डाउट। अब बी एट सरफेस की अगर चर्चा कर लेते हैं तो बी एट आर इक्वल टू आर, तो बी इंटरनल का फॉर्मूला कितना आ चुका है बेटा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां इसकी वैल्यू कैपिटल आर लिख दें अगर, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और बी एट सरफेस आउटर के लिए अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम कैपिटल आर कर दें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो तुम देख सकते हो कि जो मेरा बी इंटरनल आ रहा है वही बी आउटर भी आ रहा है, लेकिन कब, एट सरफेस पे। सरफेस पे इंटरनल और आउटर दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, टूटेगा नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा, कोई डाउट कर लो। जल्दी करो।
हो गया? हाँ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की मदद से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हेडिंग दीजिए। इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पता है क्या होता है? डज एनीबॉडी नोज अबाउट सोलेनॉइड? हाँ क्या होता है? सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए आए बेटा बोलो। रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए यूज होता है। मगर हमको हाँ नहीं खुश हुआ तुम्हारे डेफिनेशन से। सोलेनॉइड कुछ विशेष नहीं होता, ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, कुछ यूं। कुछ यूं स्पाइरल अरेंजमेंट होती है ना? बहुत बढ़िया फिगर तो हम नहीं बना पा रहे हैं, हम सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बढ़िया फिगर बन जाए। बहुत दिक्कत है यार फिगर बनाने में हमें। हम ही को क्या, हम जितना कोशिश करके बना ले रहे हैं। रुको कोशिश करते हैं कि बन जाए हैं। फिर से कोशिश करेंगे कि बन जाए। स्प्रिंग देखा है ना तुमने? स्प्रिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट। अब इनको स्पाइरल अरेंजमेंट बनानी है। स्पाइरल अरेंजमेंट जो होगी हम बता दे रहे हैं, कुछ ये होती है अरेंजमेंट ये। सर, मेरे पास 10 की एनसीईआरटी है, उससे मेरे पास ये फोटो दिखाऊं क्या? अरे फोटो तो हमें पता है यार, ऐसा नहीं कि हमें फोटो नहीं पता है। वो नहीं समझ में आने की बात है। इस पे हम बना नहीं पा रहे, मैटर ये जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मेरे पास फोटो नहीं है, हमको फोटो तो दिमाग में मेरे सारा बस्ता पड़ा है। रुको एक और कोशिश करते हैं, शायद अगर बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो हटाओ।
बन जा भाई, इस बार मत परेशान कर। हाँ कुछ सही बनाए हो, कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट होगा, लेकिन गंदा फिगर बन जा रहा है तो देखने में मजा नहीं आ रहा है, और कोई बात नहीं। नहीं हो पा रहा यार, सही बनाए थे पाठक तुमने, बढ़िया फिगर नहीं बन पा रहा है। फिगर है सबके पास, सबके पास एनसीईआरटी है। चलो कुछ हद तक सही है, कोई इशू नहीं है। इस तरह का स्पाइरल अरेंजमेंट को ही हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम वाले चैप्टर्स में मेहनत तो लगता ही है यार। ठीक है चलो, पाठक ने बढ़िया स्पाइरल बना दिया, पाठक के स्पाइरल से काम निकाल लेते। थैंक यू पाठक। और ये मेरा कंडक्टिंग वायर्स है, और इस कंडक्टिंग वायर की मदद से हम इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे। बहुत टाइम टेकिंग है यार, आधा से अधिक एनर्जी तो फोटो बनाने में बर्बाद हो जा रहा है मेरा। कहाँ से ये चाइना वाले आ गए, सब साले खिलौना देके चले गए। लो वो भी खत्म कर दिए। वो वाला स्पाइरल बढ़िया था यार पाठक, ये मजेदार नहीं है, इसको देख के मजा नहीं आ रहा है, लेकिन चलो क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते ही। बनाओ, रहने दो, हम बना लेते हैं, थोड़ा गंदा अच्छा जो भी होगा सो होगा। चल भाई ठीक है, चलो ठीक है, यही है स्पाइरल, ये स्पाइरल अरेंजमेंट है, ये हो गया सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड की कुल लंबाई L है, और नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। जल्दी करो इसे, तो आगे बताते हैं। 10:40-20 मिनट है मेरे पास समय, जल्दी करें आप लोग बेटा। जल्दी फिगर ड्रॉ कर लें आप लोग। हो गया। हो गया, ये मेरा लाइन ऑफ एक्सिस है, ये कोई वायर वायर नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है। ठीक है, इन अरेंजमेंट को ही हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड, याद रखना। अब इस अरेंजमेंट में हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेट अस अज्यूम फाइंड करनी है। लेट अस अज्यूम वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस। तो जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी, वहां पे हम एक क्या करेंगे बताएं आप लोग, हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, क्योंकि एम्पीरियर सर्क्यूटल लॉ लूप पे ही काम करता है। तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप बना लिया बेटा, ठीक है। ऊपर कुछ ऐसे, ये हमने एम्पीरियन लूप एक बना लिया। नाम दे देते हैं इस लूप को, इस लूप को नाम दे देते A B
सी डी। बात समझ आई? और इस लूप में लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स enclosed in लूप ए बी सी डी। यानी स्मॉल एन क्या है? इसके टर्न्स हैं। स्मॉल एन नहीं बल्कि एन डैश ले लेते हैं। एन डैश, एन डैश कौन है? इसके अंदर आने वाले टर्न, 1 2 3 जो दिख रहा है, ये 3 की गिनती में लेट अस अज्यूम एन डैश है। एन डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड इन अ लूप ए बी सी डी। कोई डाउट यहां तक? नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? हेलो, नहीं सर। जल्दी नोट करो। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। बी आउट ऑफ द सोलेनॉइड जो होता है 0 होता है। याद रखना, बी आउट ऑफ द सोलेनॉइड 0 होता है। तो ये मेरा एक एम्पीरियन लूप बनाया है हमने, जिसको नाम दे दिया ए बी सी डी। और आप ध्यान दो, यहां से कुछ तार ऐसे निकल के जा रहे हैं, ऐसे उल्टा बना दिया, सॉरी, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं। ठीक है? देख सकते हैं आप लोग फिगर, ये देख रहे हैं? ये तार ऐसे निकल निकल के आ रहे होंगे सरफेस के बाहर। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, समझ में आई बात बेटा? और सब में कितना करंट होगा? ऑब्वियसली आई करंट ही होगा, क्योंकि सीरीज में ही ये पूरा। इस कागज के पीछे जाके ये मुड़ के ऐसे आके फिर ऐसे मुड़ के फिर कागज के पीछे से ऐसे निकल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो टोटल एनक्लोज्ड करंट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलें आप लोग। तो एक तार में कितना करंट है? आई। और ऐसे कुल कितने तार से यहां से लेके यहां तक बेटा? एन डैश। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलें आप लोग। एन डैश आई। ठीक है? नमस्कार साहब। तो अगर हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाते हैं तो कहता क्या है कि बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डैश आई। यही टोटल एनक्लोज्ड करंट होगा। अब बी डॉट डीएल कहां से कहां? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। यानी इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। बात समझ आई? इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। तो जब 4 हिस्सों में बांट दिया तो ये हमारी लंबाई स्मॉल एल है। ये हमारी लंबाई लेट अस अज्यूम टू बी स्मॉल एल। और ये मेरी मान लेते हैं एक्स है, ये वाली लंबाई।
तो अगर यहां पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं होती है बेटा, यूं बी, और ये रहा डीएल। तो डीएल और बी के बीच में कितना एंगल बनता है बता सकते हैं आप लोग? यहाँ पे कितना एंगल बना डीएल और बी के बीच में? हाँ हाँ, कितना बना? 1। 0 बना ना बेटा? 0 बना ना। ये देखिए, ये डीएल वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? जल्दी बोले आप लोग, हाँ, कितना एंगल बना? 0। 0। और 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बी डॉट वेक्टर लगा लो सबको। और डीएल की ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? स्मॉल एल प्लस। अब सी बी के चलते हैं, तो ये देखिए, ये रहा बी और ये रहा डीएल। ये बी रहा ना बेटा, बी ये रहा और ये रहा डीएल। तो इनके बीच में कितना एंगल बना? 9। 90। और cos 90 की वैल्यू 0। प्लस। अब इसकी चर्चा कर ले तो यहां तो फील्ड मेरा है ही नहीं, यहां पे तो बी की वैल्यू ही 0 है। तो यहां पे जब बी की वैल्यू 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी जो है वही इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे थीटा जो है वो है 90 डिग्री है, बस वही। और यहाँ भी मेरा थीटा जो है 90 डिग्री, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा मेरा डीएल वेक्टर और ये रहा मेरा बी। ये डीए का डीएल वेक्टर ये रहा ना बेटा, और ये तो बी है, तो दोनों में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो इसकी भी वैल्यू हो गई 0, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डैश आई। क्लियर है? यहां तक करो जल्दी से, तब आगे बढ़ते हैं। अब इस जगह पे हम इसको इस जगह में काम करने की कोशिश करेंगे। जल्दी करो। हो गए। हो गया? तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डैश आई अपॉन एल। यहां तक डाउट? अब ध्यान दो, अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्म्स कितना हमने लिया था? ध्यान से देखो, टोटल टर्म्स हमने कितना लिया था? देखो, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितना था यहां से लेके यहां तक? कितना था यहां से लेके यहां तक टर्म्स? कैपिटल एन, कैपिटल एन। और यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितना था? कैपिटल एल। अब यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? यहां से ए से बी तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? एन डैश। एन डैश। और ए से बी तक की लंबाई कितनी हमने ले ली है? ए से बी तक की लंबाई हमने कितनी ली है?
देख सकते हैं ए से बी तक की लंबाई हमने कितनी ली है, स्मॉल एल ना बेटा, है कि नहीं, इज इक्वल टू एन। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई, जहां एन क्या होगा, एन याद रखना, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आई बात, जल्दी करो, बस 2 मिनट में जल्दी कर लो इसे। ये वाला पेज हो गया है, हाँ सर। चलो ये वाला पेज, नहीं। जल्दी करो इसको, जल्दी करो बेटा। जल्दी करो, हो गया। हो गया, तो बस लास्ट 2 मिनट में खत्म कर देते। तुमने देखा कि अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, यूनिफॉर्म फील्ड। और यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस। तो अगर इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करी जाए तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो बनेंगी वो कुछ इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनेंगी, कुछ ऐसे। कुछ यूं, बात समझ कि नहीं। और बाहर जाने के बाद यही मेरा, ये मेरा एक सर्कुलर लूप है, इनके बीच में कई सारे सर्कुलर लूप्स हैं। और ये बाहर जाने के बाद कुछ यूं बन जाएंगी बेटा। बस बस मास्टर साहब, 1-2 मिनट, कुछ यूं। कुछ यूं आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में होगा, है पाठक, हाँ पाठक, हाँ। हाँ है। तो यहां जो B बनेगा, यहां का जो B है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। और यहां का जो B है यानी कि एट एजेज, यहाँ पे ये, इसको हम नाम दे देते B डैश, इसको क्या नाम देते B डैश। तो B डैश जो होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी कि एट एंड, ये कहां पे है, एट एंड्स, ठीक है, कोई डाउट। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करें तो उस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, आप लोगों ने देख लिया कितनी आती है, जिस तरह की सोलेनॉइड बन गई हमारी ये, हाँ बात समझ नहीं। तो इनसाइड ये बना जो कि एक कांस्टेंट है, और एट एंड्स इनसाइड का आधा बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग इसी चीज को डेराइव करेंगे बाय बायोट सावर्ट लॉ। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को बायोट सावर्ट लॉ से डेराइव करेंगे, दिखाएंगे ये n/2 आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। चलो आज के लिए बस इतना ही।